मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बेटा हम लोगों ने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ा है और स्ट्रेन के बारे में एक बात आपको पता है कि इट विल रिप्रेजेंट द चेंज प्रोड्यूस्ड एंड स्ट्रेस बारे में ये है, स्ट्रेस के बारे में कि भैया आपने जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई है उसकी वजह से चेंज प्रोड्यूस होता है। उस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए, जीरो करने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज स्ट्रेस। ठीक है। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस? दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और द पास्कल। उसके बाद हमने पढ़ा है हुक्स लॉ और हुक्स लॉ में ये बात सामने आई है कि विद इन इलास्टिक लिमिट्स। ठीक है, इलास्टिक लिमिट मतलब जहां तक आपका कोई भी सॉलिड अपनी ओरिजिनल शेप या साइज को रिगेन कर सकता है, सो दैट इज द इलास्टिक लिमिट। सो हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इट मींस जितना जितना स्ट्रेन होता जाएगा उसी के कोरस्पोंडिंग आपका स्ट्रेस भी डेवलप होता जाएगा। ठीक है, ताकि आपका जो चेंज है वो मिनिमाइज हो सके। ओके, एंड आपका जो ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है, वो अपनी ओरिजिनल शेप या साइज को रिगेन कर सके। ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इट मींस देयर विल बी अ ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं। सपोज y एक्सिस पे आप लेते हैं स्ट्रेस और x एक्सिस पे आप लेते हैं स्ट्रेन। दैट इज द ओरिजिन। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले क्या होगा कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस, जैसे जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को यहां कहा गया है लोड। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स या लोड अगर आप लगाते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट डिफॉर्मिंग फोर्स एक स्ट्रेन आपका प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और उस स्ट्रेन के कोरस्पोंडिंग एक स्ट्रेस आपका सॉलिड विद इन द सॉलिड डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दैट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। कब तक? विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और यहां से अगर आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हमें पता है कि बेटा ग्राफ जो आएगा वो लीनियर ग्राफ आता है। ठीक है, द ग्राफ विल बी लीनियर। तो यहां से सपोज करिए यहां से यहां तक ठीक है, सपोज इट इज पॉइंट ए, पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड दैट रीजन इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी रीजन। प्रोपोर्शनलिटी रीजन और यू में से हुक्स रीजन। ठीक है, तो पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, जैसे जैसे आपका स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है आपका स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। और सपोज करिए अगर आप यहां पे आकर के पॉइंट ए पे आकर के आप लोड हटा देते हैं, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो आपका सॉलिड है वो अपने ओरिजिनल शेप या साइज को क्या कर लेगा? रिगेन कर लेगा। ठीक है, अपने ओरिजिनल शेप या साइज को क्या कर लेगा? रिगेन कर लेगा। फिर बात करते हैं कि इससे आगे क्या, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आ गई है। अब क्या है कि अब नेक्स्ट यहां से यहां तक, let us say that is my point B, that is my point B। ठीक है, तो यहां से point B तक स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। है ना, मतलब ये है बेटा कि स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, उसके कोरस्पोंडिंग स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हुआ है और उसके कोरस्पोंडिंग स्ट्रेस आपका कम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां तक भी पॉइंट तक भी, ठीक है, यहां तक भी बी पॉइंट तक भी आपका
जो सॉलिड है अगर यहाँ इस बी पॉइंट पे भी आप लोड हटा दे या डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दे तो आपका सॉलिड जो है अपनी ओरिजिनल शेप या साइज को रिगेन कर पाता है बी पॉइंट पर भी। बस जीरो से ओ से ए तक तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, स्ट्रेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और अगर आप लोड हटा देंगे तो आपका सॉलिड अपनी ओरिजिनल शेप या साइज को रिगेन कर लेगा। ठीक है, अब ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक दीज आर नॉट प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक भी अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा ले या लोड को हटा ले तो आपका जो सॉलिड है वो अपनी ओरिजिनल शेप या साइज को रिगेन कर लेता है। ठीक है, सो यहां तक दैट पॉइंट बी, ओ से बी तक ये जो लिमिट होती है दैट लिमिट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। क्या बोला जाएगा? इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट। और इसके बाद क्या होगा? अगर आप अब फिर लोड लगाए रखते हैं, ये लोड आपने अप्लाई कर दिया तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो स्ट्रेन अब बढ़ना शुरू होता है, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो बढ़ना शुरू नहीं होता। वो देयर इज ए स्लाइट चेंज इन स्ट्रेस बट द चेंज इन स्ट्रेन इज वेरी मच। देयर इज अ वेरी लार्जर चेंज इन स्ट्रेन कोरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस। ठीक है, तो यहां से सपोज करिए यहां तक कोई पॉइंट है डी, आप कह सकते हैं डी। ठीक है, बी से डी तक, बी से पॉइंट डी तक, ये बी पॉइंट बेटा, ये जो बी पॉइंट है इसे यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं, यील्ड पॉइंट, और या फिर इसे यहां पे जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है, ठीक है, यील्ड पॉइंट, बी पॉइंट इज द यील्ड पॉइंट, एंड यहां पे जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है इसे यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। मतलब कितना लोड वो सह सकता है, आप समझ सकते हैं, है ना, कितना लोड वो सह सकता है ताकि वो अपनी ओरिजिनल शेप या साइज को रिगेन कर पाए। ठीक है, तो दैट पॉइंट बी इज यील्ड पॉइंट एंड द स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज यील्ड स्ट्रेंथ। अब बी से आगे आपने और लोड लगाए रखा है, लोड लगाने से स्ट्रेन आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है वो बेटा बहुत कम होता है। ठीक है, वो बेटा बहुत कम होता है। सो देयर इज ए स्लाइट इंक्रीज इन स्ट्रेस में देखिए बहुत कम इंक्रीज हुआ है, लेकिन स्ट्रेन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब यहां से यहां तक कोई भी पॉइंट ले आप विद इन बी से डी तक, बी से डी तक आप कोई भी पॉइंट ले, सपोज करिए पॉइंट सी में यहां ले लेता हूं, और पॉइंट सी पे अगर मैं लोड हटा के देखूं, बी से मैंने आगे लोड बढ़ा दिया है और सी पे अगर मैं लोड हटा के देखूं तो कुछ टेंडेंसी शो करेगा। ऐसा नहीं है कि वो रिगेन करने की टेंडेंसी शो नहीं करेगा, टेंडेंसी शो करेगा, लेकिन वो रिगेन नहीं कर पाता। ठीक है, it will show some tendency, there is a stress, it means it will show some tendency, very slight tendency to regain its original shape and size, but it will not be able to regain its original shape and size। थोड़ी बहुत टेंडेंसी शो करता है लेकिन नहीं कर पाता है। तो विद इन फ्रॉम बी टू डी, बी से डी तक ये जो रीजन है, यहां आपका सॉलिड इज सेड टू बी परमानेंट सेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? परमानेंट सेट हो जाएगा। परमानेंट सेट मतलब परमानेंट हो गया है, मतलब अब अपने ओरिजिनल शेप या साइज को वो रिगेन नहीं कर पाता है। ठीक है, अब फिर डी से आगे, अब डी से आगे अगर आप करेंगे तो डी से आगे क्या है, आपका स्ट्रेन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस बहुत कम, जीरो। ठीक है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा और स्ट्रेस बहुत कम। तो यहां that point D is known as tensile strength। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। उससे आगे क्या हो रहा है?
आप लोड बहुत कम लगा रहे हो, बहुत छोटा लोड लगा रहे हो, लेकिन उसके कोरस्पोंडिंग भी आपका स्ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसके कोरस्पोंडिंग आपका स्ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और फाइनली क्या होगा, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा तो यहाँ ई पॉइंट आप कह सकते हैं, ई पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा आपका, टूट जाता है, सॉलिड क्या है, टूट जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट, दैट ई पॉइंट इज नोन एज फ्रैक्चर, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब यहां तक वो सह सकता है, और इससे आगे अगर आपका लोड जाएगा बेटा तो क्या होगा, उसमें स्ट्रेन ज्यादा डेवलप होगा, स्ट्रेस बहुत कम डेवलप होगा, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, ब्रेक पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। सो दैट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ओ से ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट, ए से बी तक प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन क्या है, इलास्टिक लिमिट है, रिगेन कर पाता है। बी से डी तक परमानेंट सेट है, ठीक है। बी पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेंथ, डी पॉइंट को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। और डी से आगे जैसे ही आपका जाएगा, डी से आगे ही जैसे जाएगा तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा डेवलप होगा, इसके कोरस्पोंडिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कोरस्पोंडिंग जो स्ट्रेस है वो बहुत कम होता है या नहीं भी होता है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ टाइम बाद, कुछ दूरी बाद, कुछ लोड के बाद वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। दैट पॉइंट ई इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट। तो यहां क्या क्या चीजें पता लग सकती है, क्या क्या पता लग सकती है, देखिए बेटा, ये जो DE है मतलब जो पॉइंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ का D, और जो पॉइंट है कहां का, फ्रैक्चर पॉइंट, सपोज दैट इज DE। अगर इस DE की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है, इस DE की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब यहां से अब वो नहीं जा सकता और थोड़ा सा लोड लगाना पड़ रहा है और वो जो है वो खींचना शुरू हो गया है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। और ये जो ये रीजन है, समझ रहे हैं, ये जो ई पॉइंट है वो बहुत दूर मिला है, मतलब DE इज लार्ज। अगर DE जो है वो लार्ज है तो इसका मतलब है कि ऐसे सॉलिड को बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है खींचते हुए बिना टूटे, ठीक है। और ऐसा सॉलिड जिसे बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है बिना टूटे, विदाउट ब्रेकिंग, सच टाइप ऑफ सॉलिड आर नोन एज डक्टाइल। क्या है, डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल्स। तो जिसका ये रीजन DE रीजन बहुत लार्ज होता है तो ऐसे मटेरियल्स होते हैं आपके डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर ये DE रीजन बहुत छोटा है, इट इज वेरी शॉर्ट, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से आगे जाते ही थोड़ा सा लोड लगाया है और वो मटेरियल आपका जो सॉलिड है वो टूट गया है, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड को आप बोलते हैं, ऐसे मटेरियल को आप बोलते हैं ब्रिटल। इसका मतलब यह है कि थोड़ी सी फोर्स अगर आप लगाओगे, उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा, मतलब जितना वो सह सकता है उससे ज्यादा अगर आपने थोड़ी सी फोर्स लगाई, थोड़ा सा भी लोड लगाया, थोड़ी सी भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो वो टूट जाएंगे। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं ब्रिटल, पता है आप लोगों को। और क्या है, स्ट्रेंथ से आगे अगर आपने फोर्स लगाया लेकिन वो टूट नहीं रहा है और उसको लगातार आप जो है लंबा होता जा रहा है, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं बेटा डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ बेटा, इसी के साथ साथ आपके कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इस कर्व को फॉलो नहीं करते, या जिसकी प्लास्टिक रेंज बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी इलास्टिक रेंज बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे मटेरियल्स को आप बोलते हैं इलास्टोमर्स। तो बेटा ये ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं जिन्हें आप कितना भी फोर्स लगाए, कितना भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, बहुत आगे तक ले गए हैं, लेकिन अगर आपने वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा ली तो वो खुद को रिगेन कर लेते हैं, ठीक है, रिगेन कर लेते हैं अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को। और ऐसे मटेरियल्स को आप बोलते हैं बेटा इलास्टोमर्स। जैसे आपका रबर है,
So these materials which has a very large you may say elastic range or plastic range, so these materials are known as elastomers. मतलब आप कितना भी फोर्स लगाइए, कितना भी आपने उसे स्ट्रेच कर दिया है, लेकिन अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा ली है तो वो खुद को रिगेन कर लेते हैं बट ओरिजिनल शेप और साइज को। मीन्स उसका जो इलास्टिक लिमिट है वो बहुत दूर होगा, ठीक है, बहुत दूर होगा। मतलब अगर टूट गया तो टूट गया, अदरवाइज अगर आपने फोर्स हटा ली है तो वो खुद को रिगेन ही कर लेगी। समझ गए? सो दैट इज द सच काइंड ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज इलास्टोमर्स। ओके, सो सॉलिड्स एंड रबर इज वन काइंड ऑफ दीज मटेरियल्स, और भी मटेरियल्स आपके हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, ये समझ आया होगा आपको, बात करने वाले हैं बेटा यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कल हमने बेटा एक बात बताई है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एंड ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये आपके डिफरेंट नाम लेने वाला है। जैसे सबसे फर्स्ट काइंड का आता है आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा है कि ये बेटा सिलेंडर है, ये क्या है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर पे आपने नॉर्मल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे फोर्स लगाई है तो एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है, वो स्ट्रेन था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है, चाहे वो कंप्रेशन में हो, चाहे वो टेंसाइल है, तो ऐसे स्ट्रेस को आप बोलते हैं बेटा टेंसाइल स्ट्रेस। आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो बेटा लेंथ कम हो जाएगी, ऐसे फोर्स लगाओगे तो लेंथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब आप नॉर्मल लगा रहे हैं, नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ऐसे लगाओ या फिर ऐसे लगाओ तो लेंथ में चेंज होने वाला है। लेंथ में चेंज किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से, जिसकी वैल्यू होगी डेल्टा एल बाई एल। इसकी वजह से एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उस स्ट्रेस को आप टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल सकते हैं, या फिर सिंपली टेंसाइल स्ट्रेस से ही इसे चलने दे। सो अगर ये स्ट्रेस मेरा टेंसाइल स्ट्रेस है, क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस, और ये स्ट्रेन मेरा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेस कौन सा है, टेंसाइल स्ट्रेस, और स्ट्रेन है मेरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बना है, इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बोला जाता है यंग मॉडुलस। और ये क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, सो दैट इज F अपॉन A, एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दैट इज डेल्टा L अपॉन L, दैट इज Y। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट अपॉन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट मीटर और इसकी यूनिट भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पास्कल यू में से। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस और यंग मॉडुलस, तो जो टेंसाइल स्ट्रेस या स्ट्रेस की यूनिट होती है वही यूनिट होती है आपकी बेटा यंग मॉडुलस की, और वो यूनिट आई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसे कह सकते हैं पास्कल कह सकते हैं बेटा। ठीक है, बता रहा क्या है कि भैया अगर आपका डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई जाती है नॉर्मल, तो देयर विल बी अ चेंज इन लेंथ, because of that change in length that strain is there, and strain that is known as longitudinal strain, and corresponding to that longitudinal strain and stress is developed, and that stress is known as tensile stress. So the ratio of these two, tensile stress upon longitudinal strain, is a constant, and that constant is known as Young's modulus of elasticity. ठीक है, that is the final result. Okay, और ये चीजें आपको क्लियर होगी
जब बेटा आप न्यूमेरिकल करेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, यंग मॉडुलस की इंपॉर्टेंस क्या है। यंग मॉडुलस ये बता रहा है बेटा कि किसी वायर को कितने लेंथ तक उसे खींचा जा सकता है ना। मतलब किसी भी सॉलिड को अगर थिन वायर्स में मुझे कहिए कि लॉन्ग वायर्स या थिन वायर्स में मुझे रीशेप करना है, तो वहां मेरा यंग मॉडुलस काम आएगा कि बेटा ये सारी चीजें क्या क्या ये कर सकता है। ठीक है, तो यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी ये है, और इससे रिलेटेड आपके जो और चीजें होंगी वो आप उससे पढ़िएगा, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कोशिश करिएगा करने की। कल बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ने के बाद हम इन तीनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल्स लेंगे। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय बेटा। आई होप ये आपको समझ आया। कोई भी डाउट आती है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।